Satyendra Garg ji, chairperson of the session, Ved Prakash Gupta ji, Rajesh Gupta ji, Madhu Prabhakar ji, Ajay Sirohi ji, audience, colleagues and students here. And thank you, Sankalp, for this invitation. जब हम लोग चाय पी रहे थे तो एक चर्चा में सुन रहा था कि हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, पुनरावलोकन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसकी हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। JNU सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़, इतिहास जिस तरीके से हमें पढ़ाया गया है और जो NCERT के माध्यम से अब तो उसका रिवीजन चल रहा है, हमें पता है, उस पर चर्चा करेंगे जो JNU वर्जन है हमारा इतिहास का। बट क्यों जानना ज़रूरी है इतिहास को, ताकि जो सामाजिक बीमारियां हैं भारत में आ गई हैं उसको दूर किया जा सके, उसकी समस्या ढूंढी जा सके। और इस सामाजिक बीमारियों का एक असर जो था वो इमरजेंसी था। इसलिए इसको पढ़ना और जानना ज़रूरी है ताकि आगे आने वाले समय में जो नई पीढ़ी है वो इन बीमारियों से दूर रहे। मैं दो मुद्दों पे चर्चा करूंगा। एक जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल साइड है वो सत्येंद्र जी ने बता दिया है, मैं उस पे नहीं जाऊंगा। मैं ये जाऊंगा कि जो शाह कमीशन के रिपोर्ट हैं वो मेरे पास हैं, वो क्या कह रहे हैं और वो मज़ेदार है। और दूसरा जो JNU में उस ज़माने के जो समर्थक थे, लेफ्ट हिस्टोरियंस, वो क्या कह रहे हैं, कैसे समर्थन किया है। और बहुत प्रोमिनेंट नेम्स हैं जिनको स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सिविल सर्विसेज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनको पढ़ते हैं और उन लोगों ने जस्टिफाई किया है। जो कितना समय आप देंगे मैं उस हिसाब से प्रेजेंट करूंगा, ठीक है, ओके। जो शाह कमीशन के इंटरनल रिपोर्ट्स मेरे पास हैं उसमें 26 चैप्टर्स हैं, इंक्लूडिंग समरी ऑफ फाइंडिंग्स, ऑब्जर्वेशंस एंड रिकमेंडेशंस। दिल्ली के अंदर कहाँ डिमोलिशंस हुए हैं, आप में से बहुत सारे लोग इमरजेंसी के दरमियान होंगे। मैं उस समय 12-13 साल का था जब 74 के अंदर आंदोलन चल रहे थे, आई विटनेस मैं था। मेरे फादर की जहाँ पोस्टिंग थी, सिविल सर्वेंट थे, तो मैंने अपनी आँखों से देखा था वो। और फिर इमरजेंसी के दरमियान उसका मुझे याद है। जो शाह कमीशन के रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स बड़े मज़ेदार हैं। PMO को नहीं पता था, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो होम सेक्रेटरी थे, जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनको नहीं पता था कि इमरजेंसी लागू होने जा रही है। मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। द सीनियर शाह कमीशन रिपोर्ट से, द सीनियर ऑफिसर्स लाइक द होम सेक्रेटरी, द कैबिनेट सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर had not been taken into confidence। जो मेरी किताब है PMO, उसमें मैंने इसका जिक्र किया है। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस कहलाता था, जिसमें RK धवन साहब थे, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी टू द PM, केवल उनको पता था। प्राइम मिनिस्टर हाउस PMH उस ज़माने में कहलाता था, और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट उस ज़माने में कहलाता था। उसका नाम बदल के मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर बने थे जनता रिजीम में, तो नाम बदल के PMO कर दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। उस समय तक उसके पहले प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट था। तो एक ये कह रहा है कि कितनी कॉन्फिडेंशियलिटी में ये चीज़ें लागू की गई थी। जो उस समय के होम मिनिस्टर थे ब्रह्मानंद रेड्डी साहब, उनको नहीं पता था ये कि ये इमरजेंसी लागू हो रही है। सो ओनली प्राइमरली 3 people were aware of। प्राइम मिनिस्टर हर्सल्फ, मिसेज इंदिरा गांधी, उनके जो एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी थे श्री RK धवन, और उनके बेटे जो थे संजय गांधी, इन 3 लोगों को पता था।
बाद में श्री ओम मेहता जो थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट वॉज टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, मैं उस रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं, मच अर्लियर देन द होम मिनिस्टर श्री ब्रह्मानंद रेड्डी। कुछ चीफ मिनिस्टर्स जिन्होंने सुझाव दिए थे उनको कॉन्फिडेंस में लिखा गया था, जिसमें बंगाल के थे रे साहब, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको पता था, उनसे रात में चर्चा की गई थी। वो रात में क्या चर्चा की गई थी वो मैं पढ़ देता हूं शाह कमीशन के रिपोर्ट से। इंस्ट्रक्शंस वेयर गिवन इन द मीटिंग हेल्ड एट राजनिवास दिल्ली दैट फुल कॉपरेशन शुड बी गिवन बाय द डीटीसी, उस जमाने में डीटीसी मेट्रो नहीं होता था, बाय अरेंजिंग बसेस टू कैरी पीपल, अगर जरूरत पड़ी तो ये सारी चीजें आई थी। फिर शाह कमीशन कह रहे हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, मैं पढ़ देता हूं, डिसीजन टू इम्पोज इमरजेंसी वॉज एक्सक्लूसिवली द डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नन ऑफ हर कैबिनेट मिनिस्टर्स वेयर अवेयर ऑफ इट, इंक्लूडिंग ब्रह्मानंद रेड्डी होम मिनिस्टर, क्योंकि लीगली प्रोसीजरली वहां से प्रपोजल आते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ऑलरेडी इमरजेंसी लागू थी 71 वाली, वो लागू था लीगली, इमरजेंसी 71 वार के बाद की वो इमरजेंसी लागू थी, लेकिन जो इकोनॉमिक फ्रंट पे वैसा कोई क्राइसिस नहीं था। वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पढ़ दे रहा हूं। On the economic front, there was nothing alarming. The Intelligence Bureau had not submitted any report suggesting that the internal situation in the country warranted imposition of internal emergency. जबकि 74 के आंदोलन चल रहे थे, इसके बावजूद सरकार की ही इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कह रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन में ये था, डज नॉट कंटेम्पलेट द प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इमरजेंसी अपॉन एन इमरजेंसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जिसकी मैंने चर्चा की। 71 का इमरजेंसी चल रहा था, उसके ऊपर में यह दोबारा लागू किया गया था। यह परिस्थिति थी जिसमें इमरजेंसी लागू की गई थी। ये शाह कमीशन के रिपोर्ट्स हैं। जो फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स आते थे इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह के, उनके भी निगेटिव थे कि कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। इसके बावजूद जो दूसरा पहलू है जिसको हम पढ़ते पढ़ाते हैं और जो जेएनयू के अंदर में हम चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसका एक वर्जन अब आपको बता देता हूं। एमिनेंट हिस्टोरियन विपिन चंद्रा, उन्हीं से साइट कर रहा हूं, सीपीआई के कार्ड होल्डर थे। पब्लिक में क्लासरूम उन लोगों के लिए साइट ऑफ रिवॉल्यूशन होता है। 70 से देख रहे हैं उनको। प्रभात पटनायक वहां हैं, सीपीएम के हैं। वो सारे जो इकोनॉमिस्ट, अब तो सारे ये रिटायर कर गए। विपिन चंद्रा अब नहीं रहे। उनकी किताब है इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। लिख रहे हैं, एंड आई एम कोटिंग हिम, The emergency should not be seen simply as an authoritarian season of power, but rather as a defensive response to a situation of political breakdown and constitutional paralysis. इंटेलिजेंस रिपोर्ट कुछ और कह रहा था। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सारी अलग मशीनरी, उसी सरकार की मशीनरी अलग कह रही थी। उसके जो नैरेटिव बिल्डअप उस जमाने में किए जा रहे थे वो ये थे जो मैं आपको बताए दे रहा हूं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ हिज नैरेटिव। उसको ये एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स टू पॉलिटिकल ब्रेकडाउन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पैरालिसिस कह रहे थे। मान रहे हैं कि अनडेमोक्रेटिक इन इट्स फॉर्म है। अगेन मैं उनको साइट कर रहा हूं। एंड एग्जीक्यूशन पे आएंगे, जिनकी चर्चा इन्होंने की थी, जो नसबंदी हुआ था। क्योंकि वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वो अपनी माँ के बारे में बता रहा था, मेरा स्टूडेंट है, उनकी माँ की उस समय शादी नहीं हुई थी, भिवानी, हरियाणा की भिवानी की,
कि पुलिस गोली में जब नसबंदी के लिए गांव में घुसकर पकड़ रही थी पुलिस यंग लड़कों को, क्योंकि उसको अपनी संख्या पूरी करनी थी, उसमें लड़के भाग गए थे घर छोड़ के, तो पुलिस खेत में जाके मार दिया था। और उस लड़के की, जो मेरा स्टूडेंट थे, उसकी माँ उस समय अनमैरिड थी, लड़की थी, और उसने आंखों हाल ये देखा था। आप सोच लीजिए उस परिवार के ऊपर में क्या बीती होगी। 18-20 साल का यंग अनमैरिड लड़का, जिसको पुलिस अपनी खाना पूर्ति के लिए पकड़ने आई है, और वो भाग के खेत में गया और उसको मार दिया गया है पुलिस की गोली से। नंबर जो इन्होंने बताया 1,06,7 लाख, वो तो संख्या अलग चीज़ है, बट वो जो दर्द महसूस करने वाली बात है, क्योंकि जो गुप्ता जी हैं खुद जेल में थे, तो और जो अभी वर्तमान में लीडरशिप है, जिस तरीके से ये लोग जिन्होंने प्रोटेस्ट किया अलग अलग भूमिकाओं में, वो हम सबको वाकिफ है। ये कह रहे हैं बिपिन चंद्रा जी कि इनहेरेंटली अनडेमोक्रेटिक इन इट्स मोटिव, इन इट्स फॉर्म, बट फिर भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स थे उस केस में भारत के लिए ये जरूरी था इमरजेंसी इंपोज करना, यानी जस्टिफाई कर रहे हैं लेफ्ट सीपीआई के। हमारे कलीग सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज में सीपी भामरी साहब हैं, उनको मैं पढ़ देता हूं, सीपीएम के थे। वो ये कह रहे हैं कि गवर्नेंस वैक्यूम है। जस्टिफिकेशन कैसे दे रहे हैं वो पॉइंट्स बता दे रहा हूं। ही एम्फेसाइजेस गवर्नेंस वैक्यूम। दूसरा कह रहे हैं कि इमरजेंसी वॉज नॉट ए क्लास ऑपरेटिव एक्ट। एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण नहीं कर रहा था, क्लास ऑपरेटिव एक्ट। तीसरा कह रहे हैं कि स्टेट रेस्पॉन्स जो था इमरजेंसी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन और पॉलिटिकल क्योस का नतीजा है। एज इफ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है और स्टेट, ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग सेपरेट, स्टेट इज समथिंग सेपरेट। कैसे ये वर्ड्स का प्ले करके नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं, वो सीखने देखने वाली बात होती है, और जिससे हमें भी और भविष्य की पीढ़ी भी अलर्ट रहे इस तरीके के नैरेटिव से, और इसको रोका जा सके। जो इतिहास का सबक हम सीखते हैं, इसीलिए हम पढ़ते हैं उसको। दूसरा ये कह रहे हैं कैसे पॉपुलिस्ट एजिटेशंस अंडरमाइन द लेजिटिमेसी ऑफ पार्लियामेंट, यानी जनता बाद में है, संसद पहले है। जनता के लिए संसद नहीं है, संसद के लिए जनता है। यानी कि अगर संसद को परेशानी हो रही है तो जनता को भंग कर दो। लुक एट द बिजार लॉजिक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आप जनता को भंग कर दो, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहा है। किसको बचाने के लिए? तो इस पॉलिटिकल लीडरशिप को। लुक एट द नैरेटिव। सीपीएम के थे, हमारी क्लास में सीनियर थे, अब तो रिटायर कर गए, रिटायर अब नहीं रहे, बट फिर भी जो इनका लिखा हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? सीपी भामरी साहब पायनियर में लिखते थे, न्यूज़पेपर पायनियर ने इनको पूरा एक कॉलम दे रखा था, उसमें लिखते थे अभी हाल फिलहाल डेथ के पहले तक, इंदिरा गांधी sought to restore institutional discipline and revive the development agenda. आप नैरेटिव देख रहे हैं और तर्क देख रहे हैं, और उसकी खूबी और लॉजिक देखें। Emergency was a non-ideological assertion of state authority. कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है जेएनयू के द्वारा उसमें? वन विच फाइट्स फॉर डेमोक्रेसी। एक दो और हैं, क्योंकि उसमें अब यहां पे बट जरूरी है उनको पढ़ना। धर्म कुमार, जिनके रिश्तेदार या जिनके सपोर्टर राम गुहा हैं, उनको भी पढ़ देता हूं। ये कैसे
सत्ता के डिफेंस में नैरेटिव बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं इंडियाज कियोटिक डेमोक्रेसी, यानी अगर जनता सड़क पे आ रही है तो क्योस है, यानी जो लोकतंत्र है वो जनता के लिए नहीं है, जनता इज देयर टू सर्व द इंस्टीट्यूशन। सो इंडियाज कियोटिक डेमोक्रेसी के लिए धर्म कुमार हैं, जिनकी इतनी मोटी किताब है इंडियाज हिस्टोरियोग्राफी पे, इकोनॉमिस्ट थे डीए स्कूल में, दिल्ली डीए स्कूल जिसे दिल्ली स्कूल जहां मैं पहले था। कियोटिक डेमोक्रेसी needed a degree of authoritarian intervention to enable development। ये राम गुहा की गुरु हैं। आज दूसरी पार्टी है, दूसरी सत्ता है, लोकतंत्र की बात हो रही है तो उन्हें परेशानी हो रही है, बट इन द नेम ऑफ अगेन डेमोक्रेसी। इमरजेंसी कैसे जस्टिफाई कर रही हैं धर्म कुमार? अलाउड इंडिया टू ब्रीफली फंक्शन एज ए टेक्नोक्रेटिक स्टेट फ्री फ्रॉम द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ पॉपुलिज्म, स्ट्राइक्स एंड डिसरप्टिव पॉलिटिक्स। यानी कि जो जनता अपने रोटी की मांग कर रही है वो डिसरप्टिव पॉलिटिक्स कर रही है। इसलिए अगर इंदिरा जी ने लागू किया तो अच्छा काम किया, डेवलपमेंट के लिए किया। और एक जिसे हम पढ़ते हैं और या पढ़ाते हैं, रेफर करते हैं, जिनके काम को इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, सिरवई केस साइट कर रहे हैं कि आर्टिकल 352 जिनका इन्होंने रेफरेंस दिया सत्येंद्र जी ने, और ये जो एडीएम जब्बलपुर का मसला था जहां से ये सारी चीजें शुरू हो रही हैं, कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली इमरजेंसी इज जस्टिफाइड अंडर आर्टिकल 352। सिरवई साहब कह रहे हैं, जिनकी भूमिका थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और संविधान वगैरह की व्याख्या में, लिखने में, इंटरप्रिटेशंस में। और फाइनली इसके साथ में एक और पढ़ के उसके बाद हमारे कलीग हैं, अब तो अमेरिका में हैं, पहले जेएनयू में थे, हमारे ही सेंटर में थे, सुदीप्तो कविराज। ये कह रहे हैं, ये कैसे नाक घुमा के पकड़ रहे हैं, सीधे जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ ए कल्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हमारे यहां जो संविधान की कमी है परंपरा की, उसकी वजह से ये एबरेशंस आए हैं। जो इमरजेंसी लागू किया गया 75 में 25 जून को, ये नहीं कह रहे हैं सीधे कि गलत काम किया गया अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। वो ये कह रहे हैं, और अगेन ब्लेम इज ऑन जनता, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि हमारे यहां जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की संस्कृति की कमी है उसकी वजह से ये एबरेशंस आ पाया है। Now let me come to the conclusion, what's the way out? एक, इतिहास क्यों पढ़ते हैं इसकी तो चर्चा हो गई। दूसरा, नैरेटिव देख लिया, जेएनयू के अंदर क्या डिस्कशन होता है, मीडिया में क्या आते हैं, हमें पता है, चूंकि हम पढ़ाते हैं तो आई नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। क्लासरूम इज ए साइट ऑफ रिवॉल्यूशन। जितनी कम उम्र से स्कूल टेक्स्ट बुक के माध्यम से, एनसीईआरटी के माध्यम से, फॉर्चुनेटली अब उसका रिवीजन वगैरह चल रहा है, बट अभी भी उसमें जो डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड है जिसे कहते हैं, या डी वेस्टर्नाइजेशन जो होना चाहिए, वो नहीं है। सीरियस प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। क्या सीरियस प्रॉब्लम है वो बतला दें। इतना
डीप इनग्रेंड हो गया है पिछले 75 सालों में, पीढ़ी दर पीढ़ी, 3 पीढ़ी तो कम से कम आ गई, कि जब हम लोकतंत्र की परिभाषा की बात करते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर हम साइट कर रहे हैं कि अब्राहम लिंकन ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या कहा, दो फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। जो चैप्टर 10 है, मंडलम 10 का जो सूत्र है ऋग्वेद में, वो साइट नहीं करते हैं। हमें भारत में अपना कोई भारतीय नहीं दिखता है जिसको हम साइट करें। हमें अब्राहम लिंकन दिखते हैं, जिससे हम लोकतंत्र को जब परिभाषित करते हैं क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स के लिए, तो अब्राहम लिंकन को करते हैं कि लोकतंत्र क्या है। दिस डीकोलोनाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। आई होप संकल्प विल पुश दिस एजेंडा। दूसरा, क्लासरूम्स के अंदर में जब हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो ये जो एक एटीट्यूड है, साइट ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, जिनके अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, फैकल्टी रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, वो अपना करेंगे, लेकिन जो दूसरा पक्ष है, कम से कम ये जो विदेशी साइड है, वेस्टर्नाइज्ड या कॉलोनाइज्ड वर्जन जो है, इससे बचे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके अलावा मतलब जो संस्कृति परिवारों में आ रही है और जो अब पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि ये परंपरा चल रही है, अभी मिशंस के ट्रांसक्रिप्शंस चल रहे हैं, 1 करोड़ के आसपास हमारा मैन्युस्क्रिप्ट है विच इज येट टू बी ट्रांसलेटेड। वन कुछ ऐसे हैं, जैसे कि मैं आमिर खुसरो की बात करूं, आमिर खुसरो में हर चीज हमें अच्छा दिखता है, एक पार्ट ऑफ द सेक्युलर प्रोजेक्ट था, एक डेलिब्रेट डिजाइन ऑफ ए सेक्युलर प्रोजेक्ट स्टार्टिंग आफ्टर post 47 as a part of the appeasement policy। उनका जो निगेटिव साइड था, जो जिन्होंने शिवलिंग के खंडित करने पे खुशी व्यक्त की थी चिदम्बरम के मंदिर में, और जो हिंदू महिलाओं के बारे में उन्होंने कमेंट्स दिया था, वो जो निगेटिव साइड है वो हम नहीं पढ़ाते। ये कौन, किसकी जिम्मेदारी है वाकिफ करने की भारतीय समाज को? सो सच काइंड्स ऑफ information, say complete holistic information needs to be shared with the public and with the students. So thank you very much.